किस्त नंबर 19। रियाज आका कौहलर। जीप थाने के सामने जाकर रुक गई। सिपाहियों ने बदतमीजी से दानियल को गिरेबान से पकड़कर नीचे उतारा और खींचते हुए अंदर ले गए, जबकि तीनों गुंडे बड़े इत्मीनान से उतरकर अंदर की जानिब चल दिए थे। अंदर जाकर तीनों ने बगैर किसी दावत के कुर्सियां संभाल ली थीं। इंस्पेक्टर ने अपनी निशिस्त संभाली और शाहाना अंदाज में गुंडों के सरगना से मुस्तफसर हुआ। हाँ जी, अब बताओ क्या मामला है। सरगना ने खनकार कर गला साफ किया और फिर तफसीलन दानियल के जुर्म पर रोशनी डालने लगा। सर, मेरी एक करीबी अजीजा का मसला है। उसकी अपने शौहर से किसी घरेलू मसला पर उनबिन हुई और गुस्से में आकर शौहर ने उसे तलाक दे दी। गुस्सा उतरा, दोनों पशीमान हुए और इस मसले का एक ही हल, शरी हलाला इन्हीं सोचा। इस ज़िम्न में वो गरीब इस बदबख्त के चुंगल में फंस गए। ये एक औबाश और बदकिरदार शख्स है। लड़की ने अपने शौहर को पाने के लिए आर्जी तौर पर इस खबीस से शादी की और जब तलाक का मुतालबा किया तो उसने इनकार कर दिया। अब 2 माह हो गए हैं वो लड़की इससे तलाक का मुतालबा कर रही है और ये उसे इश्क व मोहब्बत की कहानियां सुना रहा है। शरीफ बची है, अगर इस बात का ढंढोरा पेटे तो बदनाम हो जाएगी। तंग आकर उसने मुझे दरखास्त की कि इससे बातचीत करूं, उसी मकसद के लिए मैं इसके घर गया था। इसने बात तो किया सुनना थी, जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे साथी की नाक भी टक्कर मार के तोड़ दी। ये तो शक्र है कि आप आ गए, वरना शायद ये हमें जान से मार देता। हाँ भई, इसके जवाब में तमधारा किया मौक़िफ़ है। इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में दानियल से पूछा। दानियल ने कहा, थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, ये शख्स सरासर झूठ कह रहा है। मैं अभी काम से लूटा हूँ, ये मेरे घर के सामने पहले से मौजूद थे। मुझे देखते ही इन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर बड़ी बदतमीजी से कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। मेरे इनकार पर ये मुझे मारने लगे। मेरी मां ने मुझे छुड़ाना चाहा तो इस पर भी इन्होंने हाथ उठाया। मैं आखिर इंसान ही हूँ, मुझे भी गुस्सा आ गया और जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। अलामत वावन। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम तलाकनामे पर दस्तखत कर दो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम बेगुनाह हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सरगना ने जेब से तलाकनामा निकालकर टेबल पर रख दिया। थानेदार साहब, ये मेरा घरेलू मामला है। दानियाल में जाने कहाँ से इतनी जराअत आ गई थी। मामले के बचे साथ खड़े सिपाही ने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, साइन करते हो कि ऑपरेशन थिएटर की सैर कराओ नुनगुन्ना। इस मर्तबा कुछ कहे बगैर दानियाल ने सख्ती से होंठ भैंच लिए थे। मेरा ख्याल है तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। इंस्पेक्टर ने जहर खुनद लहजे में पूछा। उसी वक्त सरगना ने लुकमा दिया। थानेदार साहब, अगर तलाक देने के लिए कोई रकम वगैरह दरकार है तो मुतालबा करे, जितनी रकम चाहे होगी हम अदा करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है अब तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने खुशी से दांत निकाले। बता कितनी रकम चाहे? 10,000, 20,000, 30,000। थानेदार साहब, ये लाखों का मुतालबा करे, उसे अगले 1 घंटे के अंदर अदा कर दिए जाएंगे। लाखों? इंस्पेक्टर की जबान लड़खड़ा गई थी। हाँ सर, लाखों। जितने हजार की आपने बात की है इतने लाख पर सौदा कर ले। सरगना बड़े स्टाइल से बोला। मेरा ख्याल है केस हल हो गया। चल जवान, साइन कर यारे। तू तो बैठे बिठाए लिखपत्ती बिन गए है। हमें भी कुछ बख्शिश दे देना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। इंस्पेक्टर के लहजे में अजीब सी हसरत थी। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, और ना मैं अपनी बीवी को तलाक ही दूंगा। दानियाल पर अज़्म था। इसे देखो, बेवकूफ़, रकम लेकर अपनी जान बचा लो, नहीं तो तुमने मन्नतें करनी हैं कि मैं तलाक देता हूँ और हमने नहीं मानना कि बचो। ठहरो, अभी मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम कर लें। थानेदार साहब, आप ज़ियादती कर रहे हैं। ये अदालत का केस है। इस बात का फैसला जज करेगा। बल्ले भई बल्ले, इंस्पेक्टर मज़ाहिया लहजे में बोला। दिलदार, सुन रहे हो जनाब की बातें, कसम से ये तो पूरा वकील है, और उसे तो कानून की सारी शक़ों का पता है। यूं करो, जनाब को ले जाओ और जितने कानूनी शक़ें उसे मालूम हैं अपने पास दर्ज कर लो, काम आएगी। ऐसे आशिक रोज़ाना तो हाथ नहीं आते। जी सर, दिलदार नामी सिपाही जहरीले लहजे में बोला, और दानियाल को दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए बोला, चल बे, तेरी तौलाटरी निकल आई है। दानियाल खामोशी से इसकी बताई सिमत चल पड़ा था। दूसरे 2 सिपाही भी उनके हमराह चल गए। बेगुनाह गरीबों को अजियतें देकर उनकी चीखें और कराही सुनना उनका दिल पसंद मशगला था। मजलूमों पर जुल्म व सितम ढाते उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे। वो उसे धक्के देते एक अंदरूनी कमरे में ले गए थे। सैखा को भी वहाँ मलगजा अंधेरा छाया था।
कमरे के वस्त में एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था जिसके 7 कुंडे लगे थे। इन कंडों के साथ चमड़े के मजबूत तस्मे भी बंधे हुए थे। चल बे मजनू, कपड़े उतार, दिलदार कहर आलूद लहजे में बोला। वो गुड़ बढ़ा कर बोला, कुक, कपड़े मगर क्यों? इस क्यों का जवाब उसे थप्पड़ों और लातों की सूरत में मिला। उनकी तौंदी देखकर दानियल के दिल में खौफ की लहर पैदा हुई, मगर फिर राहत जंग का चेहरा इसकी निगाहों के सामने आया और इसका सारा डर और खौफ हुआ बनकर उड़ गया। मिसी, मेहर आजमाइश में पूरा उतर कर दिखाओ नूनगुन्ना गा। देख लेना तमधारा दीदा इतना भी कमजोर नहीं कि 2 ठडे खाकर तुम्हें खुद से अलहदा कर ले। ये इफ्तिखार छीनने की इजाजत में किसी को नहीं दूंगा। सिपाही इसके बदन से लिबास नोच रहे थे और वो अपनी मशी से मकालमे में मशगूल था। थोड़ी देर बाद ही वो उसे लिबास से बेनियाज करके लकड़ी के तख्ते पर उल्टा लिटाकर बांध चुके थे। अगला मरहला काफी मुश्किल और दुश्वार गुजार था। चमड़े का मजबूत चाबुक एक तवातुर से इसकी पीठ और कॉलहों पर बरसने लगा। दानियल ने चीखें रोकने के लिए अपने दंत सख्ती से भैंच लाए थे, मगर कब तक? वो ऐसा तशद्दुद नहीं था जिसके सामने कोई इंसान ठहर सकता। लतर परेड के बाद उसे पानी के टब में गोते दिए जाने लगे, फिर बिजली का करंट, मर्चों की धोनी, उल्टा लटका कर बाजुओं से वजन बांधना, सर पर शापर चढ़ाकर सांस रोकना। उनके पास तो अजियत रसानी के नत नए तरीके थे। गोया इस फन में वो डिग्री होल्डर थे। दौराने तफ्तीश दानियल कई बार बेहोश हुआ। चीखें मार मार कर इसका हलक बंद हो गया था, मगर वो बड़ी दिलचस्पी और दिलजमी से अपने काम में मशगूल रहे। मगर ये अजियत, तकलीफ और दर्द दानियल के दिल से इसकी मशी की याद को नहीं निकाल सका था। काफी देर बाद जब वो बाजू नूनगुन्ना के बल लटका था और इसके पाँव नूनगुन्ना से वजन बंधा हुआ था, थानेदार अंदर दाखिल हुआ। हम पत्थर, क्या ख्याल है, तलाक देना है कि नहीं? इसका लहजा ताऊ दिलाने वाला था। इसे यकीन था कि दानियल के सारे किस बल निकल चुके होंगे और उसके इस्तफसार पर वो मन्नतों जारियों पर उतर आएगा। मगर इसके बरक्स दानियल के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। थानेदार साहब, जब मर्द फौत हो जाता है तो इसकी बेवा को तलाक की जरूरत नहीं पड़ती। ये पागल तो नहीं हो गया? इंस्पेक्टर सिपाहियों से मुखातिब हुआ। दिलदार ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं जनाब, मुकर कर रहा। और फिर दानियल को झंपड़ रसीद करता हुआ बोला, अबे साहब की बात का जवाब दो। दानियल फीकी मुस्कुराहट से बोला, दे तो दिया है। साहब ने पूछा है, तलाक देना है कि नहीं? दिलदार ने इंस्पेक्टर की बात दोहराई। तो बता दिया है ना जनाब। मुझे कत्ल कर दो, उसे खुद ब खुद तलाक हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए तो तलाक देना नामुमकिन है। दिलदार, तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है। एक मुल्जिम ऑपरेशन रूम में खड़ा होकर इंस्पेक्टर शहबाज खान से फिल्मी हीरोज की तरह मकालमा बाजी कर रहा है। माफी चाहता हूँ जनाब, दिलदार ने दंत पैसते। मैंने सोचा शायद ट्रेलर से ये कहानी समझ जाएगा, मगर लगता है उसे पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी। ओके, तुम्हारी सजा है कि ये जब तक मानता नहीं तुम आराम नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर हुक्म जारी करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि दानियल की आजमाइश का नया मरहला शुरू हो गया। मसकान की ऊँख दिन चढ़े ही खल सकी थी। उसने पहली बार नींद की गोलियां ली थीं और सुबह की नमाज भी कज़ा कर बैठी थी। बेल देकर उसने मुलाजमा को बुलाया और उसे नाश्ता लगाने का कहकर बाथरूम में घुस गई। अभी तक उसे खुनूदगी महसूस हो रही थी और सर भी भारी भारी हो रहा था। नहाने से इसकी कसलमंदी दूर हो गई। कपड़े तब्दील करके उसने डाइनिंग रूम का रुख किया। मुलाजमा इसके सामने नाश्ता चुनकर बाहर निकल गई। एक भरपूर नींद लेने के बाद उसे थोड़ी बहुत भूख महसूस हो रही थी। तूस पर शहद लगाकर उसने दांतों से काटा और चाय का सिप लेने लगी। घड़ी 11 बजने का ऐलान कर रही थी। इसे यकीन था कि हमाद फैक्ट्री जा चुका होगा। अजियतनाक सोचों से छुटकारे के लिए वो अपने कारोबार के बारे सोचने लगी। इसकी फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी तरह चल रही थी। अंकल मुजीब एक अच्छे मुंतजिम थे। इन्हें सोचों के दौरान उसे ख्याल आया कि वो काफी दिनों से भाइयों को भी मिलने नहीं जा सकी है। इसने इरादा कर लिया कि वो आज वहां जरूर जाएगी। चाय का एक कप पी कर दूसरा कप भरने लगी। कप उठाकर उसने होंठों से लगाया ही था कि हमाद मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने हाथ में एक सादा सी फाइल पकड़ी थी। मसकान का दिल किसी अनजाने अंदेशे से धड़कने लगा। वो करीब आकर खुशी से चहका, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान, ये लो साइन शुदा पेपर डिवोर्स तलाकनामा। चाय का कप इसके हाथ से छूटकर मीज की सख्त सतह से टकराया। नाजुक कप टुकड़े टुकड़े हो गया। गर्म चाय के छींटे इसके मुलायम हाथ और कपड़ों पर गिरे, मगर कप की तरह करची करची होते एहसासात ने इसे सुन कर दिया था।
इसका धुं-धुं होता चेहरा देखकर हमाद ने घबरा कर पूछा, मसकान खैर तो है? मगर वो इसकी बात का जवाब दे बगैर उठी और लड़खड़ाते हुए अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। मसकान, मसकान, हमाद ने उसे आवाज दी और फिर उसे रुकते ना देखकर वो उसे रोकने के लिए इसकी जानिब बढ़ा मगर उसने अपनी ख्वाबगाह में घुसकर दरवाजा कुंडी कर दिया था। हमाद ने एक दो बार दरवाजा खटखटाया और फिर इसके दरवाजा ना खोलने पर यह कोशिश तर्क कर दी। यकीना वो उसे संभलने का मौका देना चाहता था। मसकान गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गई थी। इसे समझ ना आई कि इसकी आंखों के सोते क्यों फूट पड़े हैं। जिस बात के लिए वो इतनी बेचैन थी इसके पूरा होने पर गम कैसा, दिख का एहसास क्यों, ये रोना धोना कोई और कहानी सुना रहा था। मैं रो क्यों रही हूँ? इसने खुद से सवाल किया। यही तो मैं चाहती थी, आखिर कब तक बर्दाश्त करता। पुलिस का गैर इंसानी तशद्दुद बड़ों बड़ों के घुटने लगू अदीता है, वो गरीब तो एक मजदूर है। पता नहीं मार सहते हुए उसने मुझे कितनी बद्दुआएं दी होंगी। दानी, मुझे मुआफ कर देना, ये मेरी मंशा नहीं थी। मैं तुम्हारी गिरफ्तारी पर रजामंद नहीं थी। यकीन करो मेरा, मैं एक बेबस होताजादी हूँ जिसे बस वफा निभाना आता है। किसी के साथ कई वादे निभाना मेरी मजबूरी थी। मैं हमेशा हमेशा के लिए हमाद की नफरत कैसे बर्दाश्त करती। अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम मुझे हमाद से पहले मिले होते तो तुम्हारे पाँव नून धो धो कर पीती। मगर मीमरत जात हूँ, तुमसे पहले किसी के साथ मरने जीने के अहद वाव पैमान बांध चुकी हूँ, उसे जबान दे चुकी हूँ, अपना आप इसके हवाले कर चुकी हूँ। तुम्हारे साथ शादी भी इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए थी। गो इस शादी ने मुझे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन सालों की रफाकत और चंद हफ्तों के आर्जी साथ का भला की मुकाबला। फिर ये भी देखो दानी, हमाद बांझा है और इसके ऐब से मैं वाकिफ हूँ। अगर मैं इसका साथ छोड़ देती तो यकीना वो यही सोचता कि मैंने उसके बांझापन की वजह से किनारा कर लिया। और दानी, पता है ना, खानदानी औरत यूं नहीं किया करती। वो अपने शौहर को किसी दिख, बीमारी और ऐब की वजह से छोड़ नहीं दिया करती। मरते दम तक साथ निभाया करती है। मैं भी खानदानी औरत हूँ। मेरी सरशत में वफा शामिल है। दानी, तुम्हारी चाहत की कोई हद नहीं। तुमने मुझ पर जो प्यार मोहब्बत निछावर की वो मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। हर लड़की ऐसी चाहत और ऐसे चाहने वाले के ख्वाब देखा करती है, मगर तबीर खाल ही किसी का मुकद्दर बनती है। मैंने भी ऐसे सपन देखे थे और उनकी तबीर तुम्हारी सूरत में मेरे सामने आई, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। जब मैं पर आई हुई तो तुम आ गए। अब किया हो सकता था, बकी हुई चीज का मालिक तो दुकानदार नहीं हुआ करता, इस पर तो खरीदने वाले गाहक का हक होता है ना। मैं भी तो किसी और की मलकियत हूँ। एक बड़ी भूल हो गई तुमसे। इसको मांगा कि जो पराया है, जो किसी और तन का साया है। आंसू एक तसलसल से इसकी आंखों से रवा रहे। दानी, तुम आकर देखो तो सही, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाली खुद कितना रो रही है। इतने आंसू की तुम्हारा रुमाल भी ना पूंछ सके। अलविदा दानी, अलविदा। दानियाल से माफी मांगते और खुद को दिलासा देते जाने कितनी देर गुजर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास इसका साथ छोड़ने लगे। नींद की मेहरबान देवी ने उसे अपनी आगोश में लिया और वो हर गम से बेनियाज हो गई। मगर कभी कभी गम इतने शदीद होते हैं कि शूर की मंजिल फलांग कर लाशूर के तह खाने में घुस जाते हैं। उसी तरह लाशूर में छपे गिले शिकवे भी नींद की हालत में उभर कर सामने आ जाते हैं। इसे जख्म से चोर दानियाल दिखाई दिया जो लनगड़ाता हुआ इसकी जानिब आ रहा था। मशी, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे मेयर पर पूरा ना उतर सका। वो गुस्से से चलाई। दानी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बौदे निकलोगे। पुलिस के जरा से धमकाने पर अपनी मशी को खुद से जुदा कर दिया। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे बुलंद वाओ बांग दऊद नुनगुन्ना से। झूठे, इतना दम नहीं था तो पहले ही शिकस्त तस्लीम कर लेते। मेरे कहने पर तलाक दे देते। ना शक्ल अच्छी है और ना किरदार ही किसी काबिल, और अपनाने चले हो सेठ दाऊ दाल की बेटी को होनहा। तफ है तुम्हारी जवानी पर, तुम्हारे इस मजबूत बदन पर जो मेरी नज़र में नाकाबिल शिकस्त था। काश तुमने एक दिन बर्दाश्त कर लिया होता। जान से तो नहीं मार सकते थे ना तुम्हें, मैं आज रहा करा लेती। मगर तूने मेरा नहीं, मोहब्बत का अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मिसी, तुम्हारी कसम में मजबूर था। मैं, शट अप, वो धाड़ी, मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे मशी। बेगम साहिबा, मैं माफी का तलबगार हूँ और चाहता हूँ तुम सिर्फ एक दफा कह दो, बस एक बार, कि तुम भी मुझे चाहती हो। इसके बाद मैं अपनी मनहूस सूरत लेकर कहीं दूर चला जाऊं। नुनगुन्ना गा, सिर्फ एक दफा बेगम साहिबा।
देखो मैंने हर नेमत, हर आसाइश, हर खुशी तुम्हारे लिए ठुकरा दी, अब तो मैं मजबूर कर दिया गया था, वरना हार तो मैंने अब भी नहीं मानी थी। गो जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुमसे निस्बत का इफ्तिखार खोना नहीं चाहता था। लेकिन मजबूर कर दिया गया, बेबस करके मुझसे मेरा मान छीन लिया गया। अब बस यही हसरत है कि तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इकरार कर लो ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ नूनगुन्ना। ये सच है, लेकिन अब क्या फायदा इस इकरार का। वो रो दी। दानियल के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए और उसने झपट कर उसे सीने से लगा लिया। इसके फराख और मजबूत सीने का लमस मसकान की रूह तक को सरशार कर गया। इसे लगा जाने वो कब से इस छाती से लिपटने को बेताब फिर रही थी। वो शायद सदियों इससे चमटी रहती और फिर भी सैराब ना होती, मगर एकदम उसे याद आया कि वो अब इसके निकाह में नहीं रही थी। इसने कसम साते हुए इसकी बाहों के घेरे से निकलना चाहा। दानी, प्लीज मुझे छोड़ो, अब मैं तुम्हारी नहीं रही। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। हाँ हाँ हाँ, दानियाल के होंठों से बुलंद बांग कहा बुरा मत हो अलिफ। मिसी, मेरी जान वो झूठ था, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, यकीन करो मैं मर सकता हूँ, तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, ये तो बस तुमसे इकरार मोहब्बत कराने का एक बहाना था। चल फराडे कहीं के। वो इसकी फराख छाती पर मक्के बरसाने लगी और बेतहाशा हंसने लगा। अचानक इसका हंसता चेहरा मधुम होने लगा और इसकी हंसी जैसे कराहों में बदली और बतदरीज इसकी आवाज मोबाइल फोन की टोन में बदल गई। इसने आंखें खोलीं, ख्वाब के मंजर की जगह इसे अपनी ख्वाबगाह की मुनकिश दीवारें दिखाई दी। जब तक वो ख्वाब की कैफियत से बाहर आती मोबाइल फोन की टोन बंद हो चुकी थी। इसने मोबाइल उठाकर देखा, किसी अनजान नंबर से 20 से ज्यादा कॉलें आई हुई थीं। कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उसे पता चला कि रात को भी इस नंबर से उसे मस कॉलें मौसूल हो चुकी थीं। इसका दिल अजीब कस्म के अंदेशों से भर गया। यकीना ये कॉलें रात इसके नींद की गोलियां खाने के बाद आई थीं। सुबह वो लेट जागी थी और मोबाइल फोन चेक नहीं कर सकती, और फिर इसके दोबारा सोने के बाद कॉलें आई थीं। वो धड़कते दिल के साथ कॉल बैक करने लगी। फरीहा ने मोबाइल बेड पर पटका और सर पकड़कर बैठ गई। मसकान इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। रात को अगर वो सोई थी पूरा दिन तो सोई नहीं रह सकती थी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर यूनिवर्सिटी जाते हुए और फिर वहां से वापसी के वक्त वो मुसलसल उसे रंग करती रही थी। यकीना वो अनजान नंबर को नजरअंदाज कर रही है। एक मुमकिना सोच इसके दिमाग में उभरी। मतलब अब मुझे रसक लेते हुए इसका पास जाना पड़ेगा। वो सोचने लगी कि किस तरह हमाद की गैर मौजूदी में इसके पास जा सकेगी। इससे पहले कि सवालिया सोचें किसी नतीजे पर पहुंचते इसका मोबाइल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मसकान का नाम चमकता देखकर उसने झट कॉल रसीव की। इस्लाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसकान के लहजे से उसे अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि वो उसे पहचान नहीं सकी थी। बाजी, मैं फरीहा बोल रही हूँ। ओह फरीहा। मसकान के मुंह से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। कैसी हो? ठीक ठाक बाजी, मैं कल रात से आपका नंबर मिला रही हूँ। सूरी, रात जब आपने कॉल की मैं मेडिसिन लेके सोई थी। तबीयत कुछ नासाज थी, सुबह देर से जागी, मोबाइल चेक ना कर सकी और नाश्ता करके दोबारा सो गई, और अभी आपकी कॉल की वजह ही से जागी हूँ। खैर तो है, किया हवा तबीयत को? हाँ खैर है, बस सर दर्द था, एहतियातन मेडिसिन ली थी। और आप सुनाएं कैसे याद किया? वो भी इस शिद्दत से कि दर्जनों कॉल्स कर डालें। बाजी, एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात करना थी। आ जाएं। नहीं वहाँ नहीं, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई और ना हो। तो मैं अकेली हूं ना, मैं नहीं चाहती कि इस मुलाकात की खबर हमाद को हो। मसकान ने हैरानी से कहा। मैं समझी नहीं, इसमें समझने की क्या बात है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस तरह कि किसी को इसकी खबर ना हो, खुसूसा हमाद को तो बिल्कुल पता ना चले। मसकान राजी होते हुए बोली। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये ठीक रहेगा, आप मुझे घर से पक कर लें, फिर कहीं इत्मीनान से बैठ जाएंगे। मसकान ने पूछा। अपना एड्रेस बताओ। जवाबन वो एक मशहूर शॉपिंग प्लाजा का नाम लेते हुए बोली। मैं वहां आपकी मुंतजिर हूंगी। मसकान ने ओके कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। दानियाल ने बमुश्किल आंखें खोलीं। थानेदार के इशारे पर सिपाही ने एक और पानी का गिलास इसके चेहरे पर फेंका। आंखें खलने के बावजूद इसका दिमाग घूम रहा था। उठ जा पत्थर, तुम्हारी जमानत हो गई है। इसकी समाअतों में थानेदार की जहरीली आवाज गूंजी। ये खुशखबरी भी उसके जिस्म में उठने वाली दर्द की लहरों की शिद्दत को कम नहीं कर सकी थी। ये लो अपने जमानतनामे पर दस्तखत करो।
थानेदार ने अंग्रेजी में छुपा एक कागज इसकी जानिब बढ़ाकर एक खाने में उंगली रख दी। कांपते हाथ से पेन पकड़कर उसने टूटे फूटे दस्तखत किए। हिफ्ज मातकदम के तौर पर थानेदार ने इसका अंगूठा भी कागज पर लगवाया और सिपाही से बोला, इसे वापसी का किराया देकर रुखसत कर दो। सिपाही इसे हाथ से पकड़कर थाने से बाहर लाया और उसके हाथ पर 100 रुपए का नोट रखकर वो वापस मुड़ गया। इसकी जेब में मौजूद नकदी पर पुलिस वाले पहले से हाथ साफ कर चुके थे। गनीमत था कि उसका मोबाइल इन्होंने वापस कर दिया था। एक रिक्शा रोककर वो इसमें बैठ गया। घर के सामने उतरकर उसने कदमों की लर्जिश पर काबू पाया कि इसकी नागफता बहालत देखकर उसकी मुंह को दिख होता, मगर इसकी ये कोशिश बामुरूज तक ना पहुंच सकी। इसे घर में दाखिल होता दिखते ही मुंह तरफ कर आगे बढ़ी और उसे अपनी शफीक आगोश में ले लिया। अल कॉपीराइट अलामत ला पाक इन जालिमों को बर्बाद करे, किया हाल कर दिया मेरे लाल का। आयशा खातून रोने लगी। मैं ठीक हूँ मां, दानियल ने जब्त का मुजाहिरा करते हुए कहा, मगर वो मुंह ही किया जो औलाद की तकलीफ महसूस ना कर सके। इसे चारपाई पर लिटाने तक वो पुलिस वालों को कोसती रही और फिर किचन में जाकर उसके लिए दूध गर्म करने लगी। हल्दी मिला गर्म दूध पीकर दानियल को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। मुंसराने बैठकर इसका सर दबाने लगी। बेटा, कौन थे ये मौए गुंडे और क्यों झगड़ रहे थे तुमसे? पता नहीं मां जी, कौन थे? दानियल ने असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब ना समझा। यूं भी मसकान का गिला उसकी जबान पर नहीं आ सकता था। पुलिस वाले क्या तफ्तीश करते रहे। पुलिस भी तो गुंडों का साथ देती है ना मां। अच्छा पता है दानी, इन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहा कर दिया? नहीं मां, बस अभी थोड़ी देर पहले थानेदार ने कहा कि मेरी जमानत हो चुकी है और मैं जा सकता हूँ। इसने जमानत करने वाले का नाम नहीं बताया और नाम ही पूछ सका। मसकान बेटी ने तमधारी जमानत कराई है। आयशा पीठ पीछे उसे बेटी कहने से बाज ना आ सकी। मगर वो हकीकत उगलने लगा था कि एकदम उसने बात बदल दी। इसे कैसे पता कि मैं थाने में हूँ? वो इत्मीनान से बोली, मैंने बताया था मां जी, किसी बेगाने को तकलीफ देना अच्छी बात तो नहीं है ना। वो बेगानी नहीं है बेटा। वो मुंह से बहस ना कर सका और खामोश रहा। इसका दिमाग इस उलझन में फंस गया था कि आखिर उसे कैद कराने वाली ने अपना मकसद हासिल किए बगैर इसकी जमानत क्यों करा दी। मुमकिन है उसकी गिरफ्तारी में हमाद का हाथ हो। यूं भी उसे फरीहा खबरदार कर चुकी थी। एक खुशकिन सोच इसके दिमाग में गूंजी और इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह पाक करे मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता रहे। इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर बेसाख्ता आयशा के दिल से दुआ निकली। मसकान गाँव नून पहनकर घर से बाहर निकल आई। हमाद की कार गैराज में मौजूद नहीं थी। जाने वो कहाँ घूमता फिर रहा था। इसकी आंखों के सामने हमाद का मुस्कुराता चेहरा लहराने लगा। तलाकनामा साइन करा के वो कितना खुश नजर आ रहा था। इसकी खुशी से मसकान को अंदाजा होता था कि वो भी उसे कितना चाहता है। दानियल से भी ज्यादा चाहता है। एक बागियाना सोच इसके दिमाग में उभरी। उसके साथ उसे याद आया कि तलाक की खबर सुनकर उसने जो रद्दअमल जाहिर किया था लाजमनवा हमाद के लिए बहुत तकलीफदह साबित हुआ होगा। यूं इसकी किसी बात का जवाब दे बगैर अपनी ख्वाबगाह में घुस जाना, दरवाज़ा भी अंदर से कुंडी कर देना। आखिर क्या सोचा होगा उसने कि मैं दानियल के तलाक देने की खबर बर्दाश्त ना कर पाई और ये सुनकर हवस बाख्ता हो गई। इसे सख्त नदामत महसूस हुई। यकीनन इस वक्त में होश में नहीं थी वरना कभी यूं ना करती। इसने खुद को तसल्ली देना चाहिए। मगर इसके साथ ये रूह फरसा ख्याल उसके दिल में उभरा कि ये बात तो और ज्यादा मयूब थी कि वो इस खबर पर अपने होश वाओ हवस खो बैठी थी। मैं कह दूंगी कि मुझे इस बात पर अफसोस हुआ कि दानियल ने मेरे बारे क्या सोचा होगा। मैं इतना गिर गई कि उसे गिरफ्तार करा दिया। मगर ये बहाना भी उसे हजम ना हुआ। नहीं, मैं उसकी मुंह का नाम लूंगी कि मुझे दानियल की मान को पहुंचने वाली अजियत का दिख था। इस बूढ़ी औरत पर क्या खाला होगी जिसका जवान बेटा बेगुनाह पुलिस कस्टडी में मौजूद हो। मगर वो पुलिस कस्टडी में तो गुज़श्ता रात था। अब तो हमाद फ़कत तलाक की खुशखबरी लाया था और इसके साथ दानियल की रिहाई भी मशरूत थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। साफ साफ बता दूंगी कि मुझे मालूम नहीं किस वजह से मेरा ये हाल आम हुआ। अगर इसके बाद हमाद ने तनाबाजी की कोशिश की तो मैं इससे अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। शक की दीमक रिश्तों को चाट जाया करती है। अगर इसके जहन में किसी ऐसी वैसी बात ने जन्म ले लिया तो हमारा अलहदा हो जाना ही बेहतर रहेगा। अगर अलहदा ही होना था तो दानियल से दामन क्यों छड़ा। इसकी परागनदा सोचों को कोई मरकज नहीं मिल रहा था। अपना हर फेल इसकी नज़र में उलझा हुआ था।
ध्यान बटाने के लिए उसने सोचों का रुख फरीहा की जानिब मोड़ा। जाने वो क्यों इससे अलहदगी में मिलना चाहती है। हमाद को बेखबर रखने की बात तो उसके लिए और ज्यादा हैरानकिन थी। वो बताए हुए स्टॉप पर जाकर रुक गई। अभी वो दाएं बाएं ही देख रही थी कि एक नकाबपोश लड़की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बेतकल्फी से इसके साथ बैठ गई। अरे आप, और ये नकाब। इसे वक्ती हैरानी हुई मगर फिर उसे याद आया कि वो इस मुलाकात को पोशीदा रखने की मुतमन्नी थी। अच्छा छपने की गर्ज से नकाब ओढ़ा है। ये कहते हुए उसने कार आगे बढ़ा दी थी। नहीं, आजकल बाकायदगी से नकाब ओढ़ना शुरू कर दिया है। अच्छी खबर है, मुबारक हो। मसकान ने उसकी हौसला अफजाई की। दानियाल के बाद दूसरी शख्सियत आप हैं जिसने मेरे इस अमल को सराहा है, वरना तो तनकीद ही सुनने को मिली है। दानियाल, मसकान को उसके जिक्र पर हैरानी हुई थी। इससे ताल्लुकात कब इस नहज पर पहुंचे कि वो आपकी जातियत के बारे राय देने लगा। जिस दिन आपको तलाक दिलाने के सिलसिले में इससे मिली थी। मुझे तलाक दिलाने, वो गड़बड़ा गई। हम आपको, और बाजी, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे सारी कहानी मालूम है। हमाद ने बताया होगा। मसकान गहरा सांस लेकर रह गई। तो और कौन हो सकता है? फरीहा इत्मीनान से बोली। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि हमारे दरमियान तय हुआ था कि किसी तीसरे को ये मालूम नहीं होगा। शायद मैं दूसरी हूँ। फरीहा का निक्शाफ ऐसा नहीं था कि मसकान को अचनभा ना होता। इसने कार एक होटल की पार्किंग में मोड़ते हुए तीखे लहजे में पूछा। फरीहा साहिबा, मैं समझ नहीं पाई। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुकी हूँ कि मैं दूसरी हूँ। मतलब तीसरी आप हैं, हमाद और मेरे दरमियान आने वाला एक आर्जी रिश्ता। फरीहा के नॉर्मल लहजे में कही गई बात भी मसकान को बर्चे की तरह लगी। मेरा ख्याल है आप हवासों में नहीं हैं। मसकान के लहजे में एतिमाद का फकदान था। अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं। फरीहा नीचे उतर गई। थोड़ी देर बाद वो एक फैमिली कैबिन में आमने सामने बैठी थी। जी अब बोली। मसकान उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई। बाजी, बात कुछ तवील है, मैं कोशिश करती हूँ कि मुख्तसरन सारी सूरत हाल आपके गोश गुजार कर सकूँ। जैसा कि आप जानती हैं, यूनिवर्सिटी आमद के साथ में कई दिलफिक लड़कों की मंजूरी नज़र बन गई थी मगर मैंने किसी को लिफट नहीं कराई क्योंकि यूनिवर्सिटी भर में मुझे सिर्फ एक ही सूरत पसंद आई थी और वो सूरत हमाद की थी। 1 मिनट, मसकान ने कत कलामी की। हमाद तो तमधारा कजिन है ना? नहीं, ये झूठ है। इसे मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा। फिर पता चला कि वो आपको चाहता है। मैंने अपने जज्बात दिल में छुपा लिए और शायद ये मोहब्बत भरे एहसासात हमेशा मेरे दिल के नह खानों में छपे रहते मगर एक दिन हमाद ने पहल कर डाली और अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। मेरी तरह वो भी मुझे चाहता था। फिर तो आप लोगों को शादी कर लेना चाहिए थी। मसकान ने एक मर्तबा फिर कत कलामी की। यही तौबा किस्मती थी कि हमाद जहाँ मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार था वहीं उसे अपने मुस्तकबिल की भी फिक्र थी। हमारा प्रोग्राम था कि जब वो आपके जरिए कोई मकाम हासिल कर लेगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। फरीहा ने सारी हकीकत से पर्दा उठाना मुनासिब ख्याल ना किया। अब ये सारी बात मुझे क्यों बता रही हो? बाजी, दानियाल आपको बहुत ज्यादा चाहता है। और मैंने इससे वादा किया है कि इसकी मोहब्बत उसे वापस लौटाऊंगी। शायद तुम मेरी जातियात में दखील हो रही हो। मसकान के लहजे में सख्ती दर आई। नहीं, बहनों के मसाइल और मुश्किलात एक होती हैं। फरीहा के लहजे में छुपा खुलूस महसूस करने के लिए अकल होना जरूरी नहीं था। एक हसास दिल आसानी से इसके एहसासात की सच्चाई जान सकता था। मसकान ने दिल्ली तौर पर मुतमईन होने के बावजूद कहा। इस रिश्ते की आड़ में दिया जाने वाला धोखा बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होता है। फरीहा ने एतबार दिलाते हुए कहा। धोखा दूं तो ईमान से हाथ धो बैठूं? नहीं। मसकान ने बेसाख्ता इसका हाथ थाम लिया। इतनी बड़ी कसम की जरूरत नहीं थी। अब तो यकीन करोगी ना? मसकान के लहजे में उदासी दर आई। कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि जानबूझकर आंखें बंद करने को दिल चाहता है। सही कहा। फरीहा ने उसकी तायद में सर हिलाया। और इन्हें में एक हकीकत यह है कि दानियल तुम्हें रूह की गहराइयों से चाहता है, इतना कि जिसका ख्वाब हर लड़की जवान होते देखना शुरू कर देती है मगर तबीर का फल किसी खुशकिस्मत के हिस्से ही में आता है। और आप भी इन्हें गिनी चुनी खुश नसीबों में से एक हैं। दानियल मेरी मंजिल नहीं, रिश्ते में आने वाला आर्जी पड़ाव था। और आर्जी ठिकाना जितना भी दिल फरेब और आरामदह हो, मंजिल नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान मंजिल को संग्रह समझकर आगे निकल जाता है, इतना आगे कि वापस पलटने पर मंजिल सचमुच संग्रह बनी होती है। और फिर पछतावे के अलाव में जलकर भस्म होना ही मुकद्दर ठहरता है।
फरीहा दुखी हो गई थी। इसे वो वक्त याद आया जब दानियल ने इसे देखकर कहा था, साहब ये तो बहुत खूबसूरत है, किया ये मान जाएगी। उस वक्त अगर वो सचमुच मान जाती तो आज किसी चाहने वाले के प्यार के साए में आराम से जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन उस वक्त तो इसकी आंखों पर भी लालच की पिटी बंधी हुई थी। तो समझो मैं भी आगे जा चुकी हूँ। शायद आपके इल्म में ना हो, दानियल मुझे तलाक दे चुका है। किया अब हैरान होने की बारी फरीहा की थी। सच कह रही हूँ। हमाद की ईमा पर पुलिस उसे थाने ले गई थी, और ये तो आप जानती हैं वतन अजीज की पॉयस किसी गरीब आदमी से कोई बात मनवाने की कितनी माहिर है। मुझे यकीन करने में मुश्किल पेश आ रही है। दानियल ऐसा नहीं कर सकता। वो कर चुका है। पुलिस का तशद्दुद इश्क व मोहब्बत भला देता है। मसकान के लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी दर आई, मगर जबरदस्ती की तलाक हो जाती है। मसकान ने कत कलामी की। बाजी, देख लेना ये झूठ होगा। वैसे ये बात आपको बताई किसने है? हमाद ने, वो तलाकनामा साइन करा कर लाया था। फरीहा ने कहा, इसकी बात काबिल एतबार नहीं है। वो मेरा शरीक हयात है। मसकान को इसकी बात बुरी लगी थी। फरीहा इत्मीनान से बोली, था, हम दोबारा निकाह कर लेंगे। बाजी, अगर वो आपके साथ मुखलिस होता तो खुदा कसम मैं कभी आपके रास्ते में ना आती। आप कब से मेरी इतनी गम खवार बन गईं? साफ कहो ना, आपका असल मकसद हमाद का हुसूल है। ना चाहते हुए भी मसकान को कहना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं आपकी बेहतरी की ख्वाह हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इतनी बड़ी कसम खा चुकी हूँ। फरीहा, तुमने मुझे उलझा दिया। मसकान आपसे तुम पर आ गई थी। नहीं बाजी, उलझन में आप पहले थीं। हमाद आपके साथ मुखलिस नहीं है, मुझे वो चाहता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दौलत को भी नहीं छोड़ सकता, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं कि आपको हमाद और दानियल की चाहत में कोई फर्क महसूस नहीं होता। औरत तो मर्द की नजरें देखकर समझ जाती है, आप तो दोनों को बहुत करीब से देख चुकी हैं। फिर भी समझ नहीं पाए कि कौन आपके साथ मुखलिस है। मसकान सर पकड़कर बैठ गई, चंद लम्हों बाद कराहने के अंदाज में बोली, सब समझती हूँ कौन मुझे कितना चाहता है, लेकिन हमाद से किए गए वादों साथ निभाने की किस्म ने मुझे नादीदा जंजीरों में जकड़ा हवा है। मेवा सब कुछ कैसे भुला सकती हूँ? झूठी कस्में और वादे भुलाना कौन सा मुश्किल है? अलामत वावन, मुझ पर इसका कोई झूठ नहीं खिला। फकत एक गैर औरत के कहने पर मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? उसने मेरा तारुफ अपनी चचाजाद के तौर पर कराया, हालांकि वो मेरा चचाजाद तो किया दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं है। मेरा रिश्ता एक फर्जी शख्स से जोड़ा, आप दोनों के बीच होने वाली एक एक बात मुझे बता दी, और झूठ किसे कहते हैं। इस झूठ में तुम भी शामिल थी। दो झूठों के दरमियान फंसी हूँ। क्या पता तुम अब भी झूठ बोल रही हो। बाजी, आप बार बार मुझ पर बेएतबारी का इजहार कर रही हैं। मैं साफ बता चुकी हूँ कि हमाद मुझे चाहता है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा उसे दौलत अजीज है। जबकि दानियाल को दौलत की नहीं आपकी ज़रूरत है। इसका बातिन इतना उजला है कि इसके लिए हमाद जैसी कई सूरतें कुर्बान की जा सकती हैं। अब वो मेरा नहीं रहा। मसकान की आंखों में नमी जाहिर हुई। और तुम चाहती हो जिसके लिए इससे तलाक ली उसे भी छोड़ दूं? बाजी, फिलहाल सोचो, मैं भी दानियाल से मिलकर तलाक की बाबत पूछती हूँ। रात को फोन पर बात होगी। और खुदारा हमाद को इस मुलाकात का पता नहीं चलना चाहिए। ओके। मसकान ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है अब चाय पी लेना चाहिए। फरीहा ने मुस्कुराकर कहा, और मुस्कान के होंठ भी हंसी के अंदाज में खींच गए। जारी है।